राधिका, अरे कहाँ हो तुम? मेरी कमीज के साथ की मैचिंग टाई भी नहीं निकाल सकती थी तुम? जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी मुझे ऑफिस जाने में। सुबह के 7 बजे विहान के गुस्से भरी कड़कती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जैसे ही ये आवाज दीवारों से टकराकर रसोई में पहुंची, रोटी सेकती राधिका ने हड़बड़ी में तवा किनारे रखा और अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने तुरंत दूसरी टाई निकालकर विहान के हाथ में थमाई और बिना एक पल गवाए वापस रसोई की ओर दौड़ गई। सुबह सुबह उसके पास इतनी मोहलत कहाँ थी कि वह 2 पल रुककर चैन की सांस भी ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। भोर के 5 बजे से राधिका का दिन शुरू हो जाता। नहा धोकर वह सीधे रसोई में लग जाती। पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती और फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें नाश्ता खिलाती। इतने तक पति भी तैयार हो जाते तो उसे नाश्ता खिलाने के साथ साथ सासू माँ का नाश्ता बनाकर भी उन्हें दे देती और यह सब करते करते उसका भी ऑफिस जाने का समय हो जाता था। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी राधिका। किसी प्रकार उल्टा सीधा नाश्ता करके अपना टिफिन पैक करती। सब कामों के चक्कर में अक्सर ऑफिस पहुंचने में उसे देरी हो जाती थी और फिर सुनने को मिलती थी उससे अपने ऊंचे अधिकारियों की फटकार। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति विहान दिन रात उसके काम में मीन मेख निकालता रहता था। हालांकि वह अपने पति से ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा कमाने वाली और बहुत अधिक खूबसूरत थी, परंतु विहान अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करने की बजाय उससे जलन महसूस करता था और हमेशा बस उस पर भड़कता रहता था। अक्सर मायके में बिताए सुखद पलों को याद करके राधिका की आंखें भर आती थी। माता पिता की दुलारी हुआ करती थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी विहान के साथ शादी हो गई। राधिका एक बेहद ही चुलबुली मगर सहनशील स्वभाव की लड़की थी। विवाह पश्चात उसने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल लिया था, परंतु विहान थोड़ा रूखे स्वभाव का था। उसका ऐसा स्वभाव देखकर वह भी कभी कभार उदास हो जाती थी, परंतु सास से उसकी अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह 2 प्यारे से बच्चों की माँ बन गई, परंतु परिवार बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगे। विहान की तनख्वाह कुछ खास अच्छी नहीं थी, मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता था। इसलिए राधिका ने अपनी सास की सहमति लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के कारण तुरंत ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। राधिका की तनख्वाह विहान से ज्यादा थी, जिससे विहान के दिल में एक हीन भावना का वास होने लगा था। और तो और विहान को हमेशा उस पर एक शक बना रहता था। नौकरी से घर लौटती तो उससे कई तरह के सवाल पूछता, परंतु राधिका ने कभी अपना संयम नहीं खोया था, न ही कभी पलटकर उसे जवाब दिया था। पत्नी की सुंदरता और सुघड़ता की तारीफ सुन सुनकर उसके कान पकने लगे थे। वहीं राधिका की कर्तव्यनिष्ठता और बेमिसाल प्रतिभा ने उसे कार्य क्षेत्र में भी जल्द ही सफलता का स्वाद चखा दिया। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी में तरक्की भी मिल गई। अब तो विहान के भीतर का शक, जो अब तक धुआं बनकर धीरे धीरे सुलग रहा था, तेज लपटों में तब्दील हो गया। फिर मन में विचार उठने लगा, कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई न छू ले कि मुझे लोग राधिका का पति कहकर बुलाने लगे। यह सोच विहान के पुरुष अहंकार को भीतर तक हिला देती थी। उसके मन में एक प्रतिद्वंदी पुरुष जाग उठा, जिसे अपना अस्तित्व अपनी पत्नी के कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस होने लगा। उसकी गलतियां निकालकर उसे जलील करना, उसकी बातों को काटना, हर छोटी बड़ी बात पर चिल्लाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। घर में आए दिन विहान की गुस्से भरी आवाजें गूंजती थीं। राधिका को किसी न किसी बहाने अपमानित करना जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों बच्चे भी यह सब देखकर सहम जाते। वे अपनी माँ को चुपचाप काम करते हुए देखते और मासूमियत से पूछ बैठते, माँ पापा आप पर इतना क्यों चिल्लाते हैं? आप तो दिन भर काम करती रहती हो, हम सबका इतना ख्याल रखती हो, फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों रहते हैं? राधिका के पास उनके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस एक सूनी पीड़ा तैर जाती और वह बच्चों को स्नेह से अपने सीने से लगा लेती। फिर एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन आया। विहान ने घर पर पार्टी रखी
अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। राधिका ने खुद सारा खाना तैयार किया था। जब मेहमान को इस बात का पता चला तो वे राधिका की तारीफ करते नहीं थके। कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी रसोई की कलाकारी पर मुक्त था। किसी ने कहा, विहान सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी तुम्हें मिली है। हर कोई ऐसी पत्नी की कामना करता है। यह सुनकर विहान जैसे जल भुनकर कोयला हो रहा था। हर एक प्रशंसा का शब्द उसके कानों में खोलते हुए शीशे की तरह उतर रहा था। दोस्तों की बातें मानो उसे जलील कर रही थी। वह वहां खड़ा खड़ा पत्नी की सुंदरता और समर्थता की प्रशंसा चलता जा रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला और गहरी होती जा रही थी। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु जब पार्टी खत्म हुई, मेहमान विदा हुए और सारा काम निपटाकर थकी हारी राधिका ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो विहान तंज भरी मुस्कान के साथ व्यंग कसते हुए बोला, वाह, आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा दिया। अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा बिखेरा कि मेरे सारे दोस्त बस तुम्हारी ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। वह तो तुमसे नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। पूरे समय बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी। राधिका कितनी सुंदर है, राधिका कितनी होशियार है, राधिका ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी तुम्हारे लिए रखी थी, बच्चे के लिए नहीं। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्मदिन था या शादी ब्याह का अवसर जो इतना सज धज कर आई थी? विहान की आवाज में जलन का जहर घुला हुआ था, लेकिन राधिका बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत स्वर में बोली, विहान, मैंने जो किया वह हमारे बेटे की खुशी के लिए किया। अगर किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत देर हो गई है, सुबह मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है और आपको भी, इसलिए बेहतर होगा कि अब आराम कर लें। इतना कहकर वह करवट लेकर सो गई। लेकिन विहान को उसकी चुप्पी रास नहीं आ रही थी। खैर, इसी तरह दिन बीतते रहे। विहान कोई न कोई बहाना बनाकर राधिका पर चिल्लाने लगता, लेकिन राधिका चुपचाप उसकी हर बात को सहन कर जाती। परंतु समय बीतने के साथ विहान का अपनी पत्नी पर शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो यह हालत हो गई थी कि जब भी राधिका के फोन की घंटी बजती, विहान लपक कर उठा लेता। फोन किसी का भी हो, विहान के रहते आएगा तो वही उठाएगा। फोन पर पूरी जानकारी लेगा कि राधिका से क्या काम है, क्या बात करनी है, कहाँ से बोल रहे हो। ऑफिस में भी सब राधिका का मजाक उड़ाने लगे थे। वे सब विहान को उसका जेलर कहते थे। सबकी नजरों में दया की पात्र बन चुकी थी। आज राधिका के ऑफिस में वार्षिक उत्सव था, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारी भी आने वाले थे और राधिका को उनके समक्ष प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुबह सुबह ही रसोई से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ उसने जल्दी जल्दी निपटा लिया। फिर अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज ऑफिस में वार्षिक उत्सव है, मुझे घर आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप गरम करके सबको खिला देना। तो सावित्री जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो बहू, मैं सबको समय पर खाना दे दूंगी और चाय भी बना दूंगी। तुम चिंता छोड़कर आराम से जाओ। सासू माँ की बातों से आश्वस्त होकर राधिका तैयार होने चली गई। आमतौर पर वह बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाया करती थी, लेकिन आज ऑफिस में खास दिन था तो उसने गुलाबी रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनी जो उसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा रही थी, और हल्का सा मेकअप किया। तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखते ही सावित्री जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो बहू, किसी की नजर न लग जाए। देखना, आज विहान भी तुम्हारा यह रूप देखकर लड़ना झगड़ना भूल जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर राधिका के गाल और गुलाबी हो गए। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ बहू, खूब खुश रहो और अपना ध्यान रखना। शाम के समय विहान घर पहुंचा तो अपने जूते और मोजे दूर पटकते हुए चिल्लाते हुए बोला, राधिका कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लेकर आती हूँ। सुनते ही भड़क पड़ा विहान, क्यों, आप क्यों खाना लेकर आएंगी? उस महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? विहान, बेटा बहू ने सुबह ही बताया था कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए देर हो सकती है। मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम आराम से खा लो। विहान का गुस्सा उबाल पर था। भोजन की थाली देखते ही दहाड़ा, यह कैसा खाना है, बिल्कुल बेस्वाद, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना।
कहते हुए उसने थाली एक तरफ पटक दी। 2 बार घड़ी की ओर देखता और गुस्से में बड़बड़ाता, पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। फिर उसने गुस्से से कांपते हुए राधिका को फोन मिलाया। फोन की घंटी बजी, लेकिन राधिका ने कॉल रिसीव नहीं की। इस बात पर विहान का पारा और चढ़ गया। रह रहकर उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि राधिका के सहयोगी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होंगे, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वह मुस्कुरा रही होगी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। राधिका ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू, तुम आ गई, खाना खाया कि नहीं? राधिका ने थकी हुई आवाज में कहा। नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, सबने बहुत तारीफ की। कहते हुए राधिका ने बच्चों के कमरे का दरवाजा खोल देखा तो दोनों बच्चे सो रहे थे। सासू माँ ने उसे पानी दिया और कहा, जाओ कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, आप जाकर सो जाइए, मन होगा तो मैं खाना ले लूंगी, अभी भूख नहीं है। इतना कहकर राधिका अपने कमरे में आई तो क्रोध से उबलता हुआ विहान अंधेरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे देखते ही दहाड़ उठा। यह वक्त है घर आने का, रात के 10 बज रहे हैं। मैं तुम्हें फोन कर रहा था तो फोन क्यों नहीं उठाया? किसके साथ थी? राधिका ने कमरे की बत्ती जलाई तो विहान उसे विस्फारित नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गजब की खूबसूरत दिख रही थी राधिका। तभी राधिका बोली, आपको तो पता था ना कि आज ऑफिस के सालाना उत्सव में मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, बस उसी में व्यस्त थी और इसी कारण देर हो गई। यहाँ तक कि मैंने तो वहां पर खाना भी नहीं खाया कि कहीं और ज्यादा देर ना हो जाए। तभी विहान चिल्लाया, हाँ हाँ, खूब जानता हूँ मैं, जितना बन सवर कर तुम गई थी, किस तरह की प्रेजेंटेशन देकर आई होगी, मुझे सब मालूम है। और जहाँ तक रही खाना खाने की बात, तो तुम्हारा पेट तो अपने यार दोस्तों की तारीफें सुनकर ही भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहाँ बची होगी। विहान की बातें सुनते ही राधिका पत्थर की तरह जड़ हो गई, लेकिन हर बार की तरह आज वह खुद को रोक न पाई। यह किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कोई शर्म है या नहीं आपको? जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है ना, शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। तुम जैसी औरत को मैं खूब जानता हूँ, घर के काम काज में तो कुछ करती नहीं और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और सैर सपाटे पर उड़ा देती हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है ही नहीं। घर के लिए क्या करती हो तुम? सारा दिन मेरी माँ ही पूरा घर संभालती है और घर खर्च मैं देखता हूँ। तुम तो नौकरी के बहाने दिन भर मौज उड़ाती हो ऑफिस में। राधिका का धैर्य अब जवाब देने लगा था। आपकी तनख्वाह तो आधे महीने में ही खत्म हो जाती है। कभी सोचा है बाकी के दिन घर का गुजारा कैसे चलता है? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया। फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपने प्रेम की डोर से आपको खींच लूंगी, लेकिन शायद यह मेरा भ्रम था। तभी विहान क्रोध में चिल्लाया, मुझे ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। यूं ऑफिस में मौज मस्ती करके देर तक तुम्हारा घर लौटना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो राधिका ऊंची आवाज में बोली, नौकरी करूंगी तो बाकी कर्मचारियों से भी बातचीत करनी पड़ेगी और बॉस से भी। बॉस कहेंगे तो देर तक काम भी करना पड़ेगा और अपनी नौकरी मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ हाँ, तुम क्यों छोड़ने लगी नौकरी? घर बैठकर तुम्हें वह मौज मस्ती थोड़ी ना मिलने वाली है। विहान की इस बात पर राधिका ने भरी आंखें लिए कहा, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, उसके बावजूद अगर मैं तरक्की कर रही हूँ तो आपके अहम को चोट पड़ने लगी। लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि यह दोहरी भूमिका निभाने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। घर के काम में कमी हो तो आप चिल्लाते हैं, ऑफिस में देर हो तो बॉस की फटकार सुनने को मिलती है। घर खर्च चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे, इसलिए नौकरी करनी शुरू कर दी थी मैंने। लेकिन ऑफिस से लौटने में जरा भी देरी हो जाती है तो आप मुझे शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन जब आप घर देर से लौटते हैं तो मेरे मन में ऐसे घटिया विचार नहीं आते। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, आज तेरी अकल ठिकाने न लगाई तो मेरा नाम भी विहान नहीं। कहते हुए विहान जैसे ही राधिका पर हाथ उठाने लगा, उसी समय उसकी माँ सावित्री जी अंदर आई। उन्होंने राधिका की ओर देखा, जिसकी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। गुस्से भरे लहजे में सावित्री जी बोली, विहान,
यह क्या तमाशा है? मेरी बहू पर हाथ उठाएगा तू? शर्म आनी चाहिए तुझे। हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता है। पत्नी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं। और फिर आज उसने ऐसा क्या गलत कर दिया? बेचारी दिन भर काम करके थकी हारी आती है और तू आते ही उस पर बरस पड़ता है। माँ को राधिका की तरफदारी करते देख विहान भड़क उठा। माँ, आप हर बार इसे ही सही ठहराती हैं। आपको इसमें कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन आप नहीं जानती इसकी असलियत क्या है। सावित्री जी गुस्से में कांपने लगी। असलियत? असलियत ये है कि तुझे अपनी पत्नी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। असलियत ये है कि तू उसके हर काम में मीन मेख निकालता है, तो उसे सराहने के बजाय उसकी मेहनत को जलील करता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाता है। रेहान अपनी माँ की बात सुनकर और भड़क गया। माँ, आप बीच में मत पड़ो, यह हम दोनों के बीच का मामला है। आप बस अपना काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं चुप रहकर यह सब नहीं देख सकती। मेरी बहू बहुत मेहनती और संस्कारी है, सख्त लहजे में सावित्री जी ने कहा। फिर अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे बोली, चल बहू, तेरे लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। आज रात तू मेरे कमरे में सोएगी। रेहान गुस्से में पागल हो चुका था। हाँ, ले जाओ इसे, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। राधिका सावित्री जी के साथ उनके कमरे में चली गई। बहू, तू मेरी बेटी जैसी है। मैं जानती हूँ रेहान ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। रात भर राधिका सोचती रही, अगर रेहान के लड़ाई झगड़े और शक करने की आदत से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूं, तो क्या भरोसा कि उसके व्यवहार में अंतर आएगा? क्या वह फिर किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा? लड़ने वालों को तो बहाने की जरूरत नहीं होती है। अगली सुबह हुई। रेहान की आवाज सुबह के सन्नाटे को तोड़ते हुए घर में गूंज रही थी। राधिका, चाय बना रही हूँ या सो रही हो? जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन आज राधिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रेहान ने गुस्से में आकर रसोई घर में जाकर देखा, लेकिन राधिका वहां नहीं थी। बच्चों के कमरे में झांका, लेकिन वहां बच्चे सो रहे थे। कमरे में यहाँ वहां नजर दौड़ाई तो सिर्फ उनके बिखरे हुए खिलौने ही दिखाई दिए। फिर माँ के कमरे में झांकते हुए बोला, माँ, राधिका कहाँ है? सावित्री जी ने कहा अपने कमरे में होगी, या फिर सुबह जल्दी उठकर शायद काम में लग गई होगी। नहीं माँ, मैंने पूरा घर देख लिया है, वह कहीं नहीं है। रेहान की आवाज में गुस्सा तो था, पर उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। सावित्री जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। फिर बोली, कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? उनके शब्दों ने रेहान के भीतर हलचल मचा दी, पर उसने झट से अपने चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान चढ़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ जो चली गई। मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। अब शांति से जी तो सकूंगा। पर मन ही मन रेहान परेशान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह तो हमेशा की तरह राधिका को नीचा दिखाना चाहता था और अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता था, परंतु वह ऐसा कदम भी उठा सकती है, उसने कल्पना नहीं की थी। दूसरी ओर उसे यह सोच सोचकर बेचैनी हो रही थी कि राधिका आखिर कहाँ गई होगी। मायके जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता की तो वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और भाई था नहीं। रेहान की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर भी उसने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो इस बात से खुश है। राधिका के बिना घर अब वीरान लगने लगा था। पहले जहाँ हर सुबह नाश्ते की महक और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहाँ अब एक ठंडा सन्नाटा फैला हुआ था। बच्चों की मुस्कुराहट कहीं दूर चली गई थी। सावित्री जी को सुबह सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना पड़ता था। सुबह सुबह की ही भागदौड़ में हिम्मत जवाब देने लगती। उधर बच्चों की बस का समय हो जाता तो जल्दी जल्दी में वह दोनों बच्चों और रेहान के टिफिन में ब्रेड टोस्ट डाल देती। रेहान, जो पहले राधिका के बनाए गर्मा गर्म पराठों में मीन मेख निकालता था, अब चुपचाप ब्रेड खा लेता। कई बार भूखा ही ऑफिस चला जाता और कैंटीन में कुछ उल्टा सीधा खा लेता। बच्चे भी अब उदास रहने लगे थे। वे अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछते, दादी, मम्मी कहाँ चली गई है? क्या वह हमें छोड़कर चली गई है? क्या वह अब नहीं आएगी? सावित्री जी उन्हें दिलासा देते हुए कहती, नहीं बेटा, मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी, वह कहीं काम से गई होगी। कहते कहते उनका मन भी भारी हो उठता।
राधिका की अनुपस्थिति ने घर की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। सावित्री जी, जिन्हें उनकी बहू पहले ज्यादा काम करने नहीं देती थी, अब थकान से टूटने लगी थी। हिम्मत होती तो कपड़े धो लेती, नहीं तो कपड़े मैले ही पड़े रहते। रेहान भी मजबूरी में वही मैले कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगा। राधिका की कमाई घर में न आने के कारण घर में आर्थिक तंगी बढ़ गई थी। ऐसे में रेहान ने मजबूर होकर अपने बॉस से एडवांस लेने की सोची, लेकिन जब वह बॉस के केबिन में पहुंचा तो उसके मैले कपड़ों को देखकर बॉस नाराज हो गए। बॉस ने गुस्से में कहा, मिस्टर रेहान, आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? ये ऑफिस है, गाय भैंसों का तबेला नहीं। ऑफिस में आने वाले चपरासी भी आपसे ज्यादा साफ सुथरे नजर आते हैं, और तो और आजकल आप काम में भी लापरवाही दिखा रहे हैं। आखिर कहाँ गुम रहते हैं आप? ऊपर से एडवांस मांगने चले आए। नौकरी करनी है तो ऑफिस के कायदे में आना पड़ेगा और सारा काम मन लगाकर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोग इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने को तैयार खड़े हैं। बॉस की डांट फटकार सुनकर जब रेहान घर लौटा तो सामने बच्चों का फूला हुआ चेहरा नजर आया। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हो? रेहान ने अपने बेटे को गोद में उठाकर पूछा। तो वह बोला, पापा, हर रोज हम दोनों टीचर की डांट सुनते हैं क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता। टीचर जो समझाती है वह भी समझ नहीं आता, बस हमेशा मम्मी की याद आती है। रेहान अपने बेटे की बात सुनकर अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या जवाब दे। वह बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। रेहान का गुस्सा धीरे धीरे घुलने लगा था। वह अब देर तक जागता रहता था, सोचने लगा था कि राधिका कैसे उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। उसे एहसास हो रहा था कि राधिका के बिना सब अधूरा है। अब उसे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आने लगी थी, और आज घर में छाई खामोशी और बच्चों की मासूम शिकायतों ने रेहान को भीतर तक हिला दिया था। वह फुफक कर रो पड़ा और बोला, यह मुसीबत मैंने ही खड़ी की है तो इसका समाधान भी मुझे ही करना होगा, लेकिन समझ नहीं आता कि राधिका कहाँ गई होगी। वह अपनी सहेली सुनीता के घर पर तो नहीं होगी? वह अपनी सहेली सुनीता के घर पर है बेटा, सावित्री जी ने कहा। तो रेहान ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब, आपको मालूम था? हाँ बेटा, वह मुझे सब बताकर गई थी, सावित्री जी ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। रेहान, पिछले 13 वर्षों से वह तुम्हारे व्यंग बाण सहती रही, तुम्हारी तीखी बातों को सुनती रही। वह घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। तुमने कभी उसकी मेहनत को सराहा नहीं, बल्कि हमेशा उसकी हर बात में मीन मेख निकाली। फिर भी वह चुप रही, लेकिन उस दिन अपने ऊपर लगे लांछन सहन न कर पाई। अपनी जहरीली बातों से तुमने उसका दिल इस कदर घायल कर दिया था कि वह भीतर तक टूट चुकी थी। जब मैं उस रात अपने कमरे में लेकर आई थी उसे, तो वह रात भर जागती रही। तुम्हें उसके आंसुओं से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं देख नहीं पा रही थी कि उसके भीतर कितना दर्द है। मैं नहीं चाहती थी कि वह घुट घुट कर जिए, इसलिए जब उसने घर छोड़ने का फैसला लिया तो मैंने उसके फैसले में अपनी रजामंदी दी ताकि वह सुकून से रह सके, और यह भी कहा कि अपने जीते जी मैं बच्चों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। माँ की यह बातें सुनकर रेहान के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभरने लगी। वह धीमी आवाज में बोला, माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सावित्री जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेटा, तुम तो उसे हर बार गलत ठहराते रहे। लेकिन बेटा, यह बात तुम्हें समझनी होगी कि पत्नी केवल गृहिणी नहीं होती, वह तुम्हारी जीवन संगनी है। उसके बिना यह घर अधूरा है और तुम्हारा जीवन भी। रेहान अब पूरी तरह से चुप हो चुका था। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी। तभी दोनों बच्चे दौड़कर आए। पापा, मम्मी को ले आओ ना, उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते कहते दोनों बच्चे रुआसे हो गए। बच्चों की बातें सुनकर रेहान का दिल और ज्यादा पसीज गया और बोला, तुम रो मत बेटा, तुम्हारी माँ जरूर आएगी, चाहे उसके लिए मुझे उसके पैरों पर गिरकर माफी ही क्यों न मांगनी पड़े, मैं मांगूंगा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। राधिका के रूप में मुझे हीरा मिला था, लेकिन मैंने उसे पत्थर समझकर अपने इन्हीं पैरों से ठोकर मारकर बाहर कर दिया। मैं अभी जा रहा हूँ राधिका को लेने। पापा, हम भी चलेंगे आपके साथ, दोनों बच्चे एक स्वर में चिल्लाए।
विहान ने बिना देर किए अपने बच्चों को लेकर राधिका को लेने के लिए उसकी सहेली सुनीता के घर के लिए निकल पड़ा। आज बहुत दिनों बाद उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। विहान की आंखों के सामने राधिका का चेहरा घूम रहा था। उधर राधिका अपनी सहेली सुनीता के साथ कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर लौटी थी। सोफे पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए राधिका बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। उसे अपने बच्चों की हंसी, उनके बोले बोले चेहरे, उनकी मासूम बातें बेहद ही याद आ रही थी। सुनीता, जो उसे कई दिनों से इस हाल में देख रही थी, आखिर चुप नहीं रह पाई। राधिका, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। खुद को संभालो। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। देखना, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनीता, बच्चों से दूर रहकर मैं उन्हें और भी सजा दे रही हूँ, राधिका ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता ने चौंक कर कहा, शायद कोई आया है, रुको मैं देखती हूँ। दरवाजा खुला और सामने खड़े विहान को देखकर सुनीता अवाक रह गई। उसके साथ दोनों बच्चे थे, जिनके चेहरे पर खुशी और बेचैनी साफ झलक रही थी। विहान ने झिझकते हुए कहा, सुनीता, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं राधिका से बात करना चाहता हूँ। सुनीता ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। विहान के अंदर आने से पहले ही दोनों बच्चे दौड़कर अंदर आ गए। बच्चों को सामने पाकर राधिका की आंखों में खुशी फैल गई। दोनों बच्चे मम्मी मम्मी पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। राधिका ने उन्हें सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। मेरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? खाना तो ठीक से खाते हो ना? दादी को ज्यादा तंग तो नहीं करते हो? रुआसी आवाज में राधिका ने पूछा। मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज वापस घर चलो ना। बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी रुधी हुई आवाज सुनकर राधिका का दिल भर आया। उसने दोनों के गालों को चूमते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। तभी राधिका की नजर विहान पर पड़ी, जो सामने खड़ा माँ और बच्चों का यह मिलन देख रहा था। राधिका को हैरानी तो इस बात पर हुई कि विहान की आंखों में भी आंसू थे। फिर विहान ने गहरी सांस लेकर कहा, राधिका, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं मैं बस यह कहने आया हूँ कि मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार और मेहनत की कदर नहीं की। मैंने तुम्हें हर बार गलत ही ठहराया, तुम पर शक किया, तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करी। तुम्हारी अहमियत तब समझ में आई जब तुम मेरे साथ नहीं थी। घर तुम्हारे बिना सूना हो गया है। बच्चे तुम्हें याद करके रोते रहते हैं। माँ भी टूट चुकी है। लेकिन यकीन मानो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज वापस चलो। फिर राधिका ने कहा, विहान, माफी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। रिश्ते में भरोसा और सम्मान बेहद ही जरूरी होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा, राधिका, विहान ने कहा और फिर नजरें नीची करते हुए बोला, हालांकि तुम्हारी जिंदगी के वह 13 साल जो तुमने घुट घुट कर गुजारे हैं, वह मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा पाऊंगा, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अब से तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बस तुम घर वापस चलो। राधिका ने नजर उठाकर बच्चों की ओर देखा, जो अपनी माँ के साथ घर लौटने की आस लिए उनकी आंखों में झांक रहे थे। अब उससे दूर रहना उसके लिए भी संभव नहीं था। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। विहान ने राहत की सांस ली। राधिका ने मुड़कर सुनीता की ओर देखा और उसे गले से लगाकर सच्चे दिल से उसका आभार व्यक्त किया। फिर दोनों बच्चों ने अपने गोल मटोल चेहरों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी माँ के दोनों हाथों की उंगलियां थाम ली और राधिका अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आई। लेकिन अब उस घर में घुटन और तनाव का नामो निशान नहीं था, बल्कि खुशियां उसका इंतजार कर रही थी। घर की फिजा बदल चुकी थी। विहान ने सच में खुद को बदलने का हर संभव प्रयास किया था। राधिका को वह प्यार और सम्मान दिया जिस पर एक पत्नी होने के नाते उसका हक बनता था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और घर की हवा में वहां रहने वाले सदस्यों की बेपरवाह हंसी गूंज रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।